यूपी की एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर अब से थोड़ी देर पहले मतदान पूरा हो गया है। मैनपुरी लोकसभा के साथ रामपुर विधानसभा और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। तीनों सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर आज 51% से ज्यादा वोट डाले गए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में कुल 57.37% वोटिंग हुई थी। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर आज 54.50% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि खतौली में 2022 विधानसभा चुनाव में 69.72% से ज्यादा मतदान हुआ था। लगता है किसी को कहीं मौके पे किसी ने कोई शिकायत मतदाता ने की है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है या उसे कहीं जाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा। तीनों चुनाव क्षेत्रों में शुरुआती दौर में मतदान काफी धीमा रहा, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते मतदाताओं की भीड़ पोलिंग स्टेशन पर बढ़ती चली गई। हालांकि इसके बावजूद रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 31.50% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में रामपुर में 60.10% मतदान हुआ। तीनों सीटों पर चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे, जिसमें पता चलेगा कि बाजी भाजपा मारेगी या सपा साख बचाने में कामयाब होगी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में आज अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी से प्रत्याशी और अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने शासन प्रशासन पर कार्यकर्ताओं को परेशान करने और वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया कि जहां प्रशासन और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोट ज़्यादा पड़े, वहीं पूरा पुलिस फोर्स लगाया है कि वोट ना निकल पाए और कर्फ्यू की तरह स्थितियां बना दी हैं। डिंपल यादव ने अपना वोट डालने के बाद प्रशासन पर धीमा मतदान करवाने और लोगों को जांच के नाम पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगा दिया। शादी हो जाती है तो सरनेम चेंज हो जाता है, शक्लें तो मैच कर रही हैं आईडी कार्ड में, लेकिन वो सिंह हो रहा है या कुमार है या कुमारी है, तो उस चीज में अटका के लोगों को वापस कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने भी मैनपुरी में वोट डाला और फिर से मुलायम सिंह यादव को याद करके भावुक हो गए और कहा कि मैनपुरी से डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का जाके वहाँ लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, गुस्से में आके वो कहीं ना कहीं हम लोगों का और वोट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र यादव के अलावा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और अंशुल यादव भी अभिषेक यादव समेत मुलायम परिवार के तमाम सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुलायम सिंह की परंपरागत सीट मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी ने विजय का दावा ठोका है और सपा पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा दिया है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव के भाई और धर्मेंद्र के पिता अभयराम यादव वोट डालने पहुंचे और दावा किया कि मैनपुरी में परिवार की बहू डिंपल यादव की बड़ी जीत होगी। पार्टी जीते बहुत वोट की बेईमानी करे तो कर ले, पक्की जीत है पक्की। मैनपुरी में मतदान के दौरान सपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए शिवपाल यादव भी पूरी तरह सक्रिय दिखे। हालांकि शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि मैनपुरी में मतदान के दौरान स्थानीय प्रशासन और अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। परसेंटेज डाउन हो जाए और यहाँ वोट पूरा समाजवादी पार्टी का है, तो इसलिए रोक रहे हैं। तो अभी डीएम से बात कर रहे हैं, वो डिंपल भी बात कर रही हैं। सिर्फ शिवपाल ही नहीं बल्कि रामगोपाल यादव ने भी मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, लेकिन दावा किया कि मैनपुरी में सपा की जीत तय है। चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नहीं, ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मैनपुरी और लखनऊ तक बैठे हुए बीजेपी के मंत्रियों और यहाँ के अधिकारियों के बीच हो रहा है। मैनपुरी में सपा के सामने सिर्फ सीट बचाने की जद्दोजहद ही नहीं है, बल्कि मुलायम सिंह यादव की तरह जीत का अंतर बरकरार रखना भी बड़ी चुनौती है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी प्रशासन पर सपा नेताओं और समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया, लेकिन रामगोपाल यादव का एक बयान सामने आया है जो सपा के दावों के ठीक उल्टा है। रामगोपाल यादव ने मैनपुरी चुनाव के मतदान के दौरान कहा कि इटावा जिला प्रशासन ने निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाया और वहां से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को परेशान करने की कोई शिकायत नहीं मिली। और इटावा जिला प्रशासन अभी तक पूरी तरह से मुझे निष्पक्ष लग रहा है। मैं जिला प्रशासन इटावा को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। हालांकि रामगोपाल यादव ने बाद में वीपी गंगा से बातचीत की और कहा कि मैनपुरी में चुनाव भाजपा बनाम सपा नहीं, बल्कि सपा और शासन प्रशासन के बीच है। कोई चुनौती नहीं, किसी क्षेत्र में बीजेपी नहीं चुनौती दे पा रही, इसीलिए तो ये सरकार का सहारा ले रहे हैं अधिकारियों का। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में शिवपाल यादव का जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र भी आता है। हालांकि जसवंत नगर इटावा जिले का हिस्सा है, जहां मतदान की जिम्मेदारी इटावा जिला प्रशासन के पास थी और इटावा के जसवंत नगर में सपा ने मतदान को लेकर कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मैनपुरी में वोटिंग को लेकर सपा ने चुनाव आयोग से जिला प्रशासन के अधिकारियों की शिकायत की है। रामपुर में चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन जिस तरह से सपा नेताओं ने पुलिस और प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया है, उस पर सियासत का पारा अभी और चढ़ेगा।
रामपुर में चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर ताबड़तोड़ बयानों ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। वोट डालने बूथ पर पहुंचे आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला खान ने बड़े ही तल्ख अंदाज में चुनाव में प्रशासन की धांधली का आरोप मढ़ा। हमने तो बहुत पहले कहा था वोट का अधिकार खत्म कर दीजिए। हमने तो बहुत पहले कहा था कि सर्टिफिकेट दे दीजिए। बिला वजह एक दिन खराब किया, सारी मशीनरी परेशान। इधर आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद तजीन फातिमा भी वोट डालने पहुंची तो जुबान पर प्रशासन के लिए शोले ही शोले थे। जो हालात हैं, पुलिस और प्रशासन ने जो आतंक फैलाया है, लोगों को मार पीट कर जो रोका जा रहा है, मतदान स्थल तक आने ही नहीं दिया जा रहा है। कमोबेश यही राग रामपुर से सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने भी अलापा और साफ कहा कि मुसलमानों को मतदान देने से रोका गया। हालांकि आसिम राजा ने अपनी बड़ी जीत का दावा भी ठोका है। सुबह वोट पड़ते ही वोटरों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए हैं। मुसलमानों की बस्तियों में और मोहल्लों में पुलिस, एक्स्ट्रा पुलिस बेपनाह लगी हुई है। रामपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। अब इंतजार है 8 दिसंबर का, जब वोटों का पिटारा खुलेगा और जनादेश सामने आएगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच रामपुर में मतदान संपन्न हो गया। अब इंतजार है 8 दिसंबर का। हालांकि नतीजों से पहले ही भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। रामपुर से सांसद रह चुके और बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार मुख्तार अब्बास नकवी ने सुबह सुबह ही वोटिंग की। पत्नी के साथ धनियापुर के बूथ नंबर 374 पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मतदान किया। मतदान करने के बाद नकवी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि विचारधारा से है। जहाँ तक वोटों का सवाल है, निश्चित तौर से यहाँ पर कोई लड़ाई व्यक्ति से नहीं है बल्कि विचारधारा की है। बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी ने रामपुर में बीजेपी का कमल खिलने का दावा किया है और सपा के धांधली वाले आरोप को हार की बौखलाहट बताया है। और लोकसभा में उन्होंने अपने इच्छा के अनुसार मतदान किया और अब भी जो उपचुनाव होने जा रहा है इसका विधानसभा का, इसमें भी अपनी इच्छा के अनुसार मतदान कर रही है और मैं समझता हूँ भारी तादाद से आकाश सक्सेना चुनाव जीत रहे हैं। इधर कांग्रेस से निष्कासित नवाब कासिम अली खान ने भी रामपुर में बीजेपी की जीत का दम भरा है। अब्दुल्ला आजम को निशाने पर लेते हुए नवाब ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। जाहिर है रामपुर की लड़ाई सियासी साख की लड़ाई है, जिसके नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। धारचूला में रविवार को नेपाल की तरफ से किए गए पथराव के बाद जो पुल बंद कर दिया गया था, जिससे तनाव का माहौल बन गया, अब इस पुल को खोल दिया गया और नेपाल की ओर से लगातार किए जा रहे पथराव के बाद अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल बंद करा दिया गया, जिससे दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद रही। धारचूला नेपाल और चीन से लगने वाला सरहदी इलाका है। यहाँ इसी पुल के सहारे नेपाल से लोग अपना सामान बेचने, मजदूरी करने और खरीदारी के लिए भारत आते हैं। लोकल्स तक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी। हम लोग एक बार जिनको भी डाउट्स हैं उनको बुलाएंगे अपने ऑफिस में और सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। स्थिति को देखते हुए एसडीएम दिवेश शासनी पुल के पास पहुंचे और सभी शक और संदेह को खत्म करने की बात कही। एक बंदे का तो सर पट गया हमारा वर्कर का, उसको हॉस्पिटल ले गए, मशीन के शीशे टूट गए। नेपाल की आर्मी सामने खड़ी है लेकिन उनको कुछ भी नहीं कह रही, ना मना कर रही, ना वहाँ का प्रशासन कुछ कर रहा। दरअसल भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी काम में लगी है, लेकिन निर्माण कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। रविवार को कुछ लोगों ने लगातार पत्थरबाजी की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। लगातार हो रही पत्थरबाजी के बाद सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के लिए चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन वोटिंग के दौरान प्रशासन पर गड़बड़ी करने का सपा राग मतदान के दौरान भी जारी रहा। खतौली की जनता ने पूरे उत्साह से अपने इरादों पर मुहर लगा दी। खतौली का जनादेश किसके पक्ष में आएगा, ये 3 दिन के बाद पता चल जाएगा। लेकिन वोटिंग के दौरान भी पुलिस प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। सपा प्रत्याशी मदन भैया ने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर वोटिंग के दौरान मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। मदन भैया का समर्थन 51,000 रुपये रखेगा भैया। नहीं लेखा जोखा कुछ नहीं, प्रशासन जो एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वहीं मदन भैया को सीधी टक्कर दे रही बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी ने मतदाताओं को उत्साह देखते हुए 50% से अधिक वोट से जीत का दावा किया है। क्या माहौल देख रही है आप इस उपचुनाव में? बहुत बढ़िया माहौल है। कितने हजार वोट से आप अपनी यहाँ जीत? कम से कम 50,000 वोट। इधर समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट में खतौली उपचुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी ने अधिकारी राकेश कुमार सिंह को बीजेपी के एजेंट बताते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में नगरपालिका अध्यक्ष और महापौर सीट के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। प्रदेश में उपचुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही निकाय चुनाव की घंटी बज चुकी है, जिसकी जानकारी यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, जिनमें 2 सीटें अनुसूचित जाति को दी गई हैं, जबकि 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 3 नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
17 नगर निगम में फिरोजाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और शाहजहांपुर अनारक्षित रखी गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 200 नगर पालिका हैं। 27 सीट एससी के लिए, 54 सीट ओबीसी के लिए और 79 सीट अनारक्षित हैं। महिलाओं के लिए 40 सीट रिजर्व की गई है। अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं। 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है। तो 545 नगर पंचायत सीटों के लिए 73 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति की इन 73 सीटों में से 25 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सूत्रों की माने तो नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान 8 से 10 दिसंबर के बीच हो सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का 3 दिन चलने वाला शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव को याद किया और संवेदना व्यक्त की। उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 33,700 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही सत्र की कार्रवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी गई। मुलायम सिंह जी के निधन के कारण ये सदन शोकाकुल है, इसीलिए उनको कल ले लेंगे। अब उठते हैं कल 11 बजे। सत्र से पहले भी विधानसभा के अंदर सपा नेता धरने पर बैठ गए। सपा विधायक, एमएलसी और रालोद विधायक ने सरकार विरोधी स्लोगन लिखकर तख्तियां लहराई। साथ ही उपचुनाव में भाजपा पर धांधली करने का आरोप लगाया। चुनाव को प्रभावित कर रही है। निर्वाचन आयोग के आंख में धूल झोंक करके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर अपने पक्ष में मतदान कराने की हरदर्मिता दिखा रही है। सपा नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी कानून, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों के कई मुद्दों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। दूसरी तरफ सपा के विधायक नाहिद हसन ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के सामने विधायक पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश के 71 जिलों में राज्य वस्तु और सेवा कर की टीमों ने आज ताबड़तोड़ छापेमारी की। जीएसटी विभाग की 248 टीमों ने पहली बार टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई की। अचानक हुई छापेमारी में हर जगह हड़कंप मच गया। जीएसटी की टीम ने आजमगढ़ में एक फर्नीचर के शोरूम में छापेमारी की और फर्नीचर शोरूम के डेटा की जांच की गई। तो आगरा में जीएसटी की टीम को चमड़े और फोम का कारोबार करने वाली ताज इंटरनेशनल के टैक्स हेरफेर की सूचना मिली, जहां छापेमारी की गई। तो शामली में सदर कोतवाली क्षेत्र के फव्वारा पर इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 4 जगहों पर छापा मारा, जिनमें से एक रेस्टोरेंट भी शामिल है। हमीरपुर में जीएसटी की टीम ने सुमेरपुर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर छापेमारी की। जीएसटी टीम के साथ पुलिस टीम के मौजूद होने की वजह से इलाके के कई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके फरार हो गए। अमेठी में जीएसटी के अधिकारियों ने अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर के साथ जायज कस्बे में 2 हार्डवेयर की दुकान पर छापा मारा। ग्रेटर नोएडा जीएसटी की 10 टीमों ने असिस्टेंट ज्वाइंट कमिश्नर के साथ एक साथ 16 व्यापारियों की दुकान पर छापा मारा। और प्रदेश के बाद अब देखते हैं देश में कहां-कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के साथ चुनाव संपन्न हो गया। लोगों ने पूरे उत्साह से मतदान किया। आम लोगों की तरह पीएम मोदी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के निशान पब्लिक स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर वोट डाला। प्रधानमंत्री जब वोट डालने पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नरेंद्र मोदी ने भी जनता का अभिवादन हाथ हिलाकर किया। इस दौरान पीएम मोदी बिल्कुल आम वोटर की तरह वॉक करते हुए वोटिंग बूथ तक पहुंचे। किसी तरह का विशेष प्रोटोकॉल नहीं रखा गया और जैसे सभी लोग बूथ पर कतार में खड़े थे, बिल्कुल वैसे ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। हालांकि कांग्रेस ने पीएम के वोटिंग के तरीके पर सवाल उठाया और चुनाव प्रभावित करने वाला बताया। ये तीसरा मौका था जब नरेंद्र मोदी इस बूथ पर वोट डालने पहुंचे थे। इससे पहले साल 2017 और 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने निशान पब्लिक स्कूल के इसी बूथ पर वोट डाला था। दूसरे और अंतिम चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद में पत्नी और बेटे जय शाह के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट डाला। लोकतंत्र के महापर्व में पीएम मोदी की मां हीराबेन ने भी हिस्सा लिया। हर बार की तरह गांधीनगर की रायसन प्राइमरी स्कूल में अपना वोट डाला। 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कुल 833 कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर है। अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विपक्ष को निशाना साधने के लिए एक और मुद्दा दे दिया। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश कर गई है। राजस्थान में प्रवेश करने पर दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के बड़े नेता कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की और एक नया बयान दे दिया। पहली बार तो धारीवाल ने दिग्विजय सिंह की बात नहीं सुनी, तब दिग्विजय सिंह ने दोबारा वही बात।
कुछ दिन पहले एमपी के एक और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलने पर बयान दिया था। हम तो 7 दिन से लगे, हम सुबह 6 बजे तो 2 प्रिंसिपल। इसके ठीक उलट राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के आगर में दिग्विजय सिंह का नाम लेते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने पैदल चलने का फैसला क्यों किया। कभी हवाई जहाज में उठते हैं, उड़न खटोले में आते हैं। 21वीं सदी में अगर हिंदुस्तान को समझना है तो पैदल चलने की जरूरत है। राहुल गांधी के बयान पर उनके ठीक बगल में खड़े दिग्विजय सिंह तालियां बजाते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया है। उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट की। सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। 1 घंटे तक ऑपरेशन चला। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की है। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों आईसीयू में हैं। ऑपरेशन के दौरान थिएटर के बाहर बिहार के पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, तेजस्वी यादव समेत परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद थे। दरअसल रविवार को ही ट्रांसप्लांट के लिए लालू यादव को अस्पताल में भर्ती किया गया था। रोहिणी ने इसकी तस्वीर भी शेयर की थी। लालू प्रसाद की दोनों किडनी 28% ही काम कर रही हैं। हालांकि ट्रांसप्लांट के बाद लगभग 70% काम करने लगेंगी। लालू के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने फेसबुक पर पिता लालू के इलाज का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, पापा होश में हैं, बातें कर रहे हैं। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हुई थी। लालू को किडनी, ब्लड शुगर समेत कई तरह की बीमारियां हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने लगाए बड़ा आरोप। बोले, लखनऊ से अफसरों पर बनाया गया दबाव। मैनपुरी में अपनाए गए तरह तरह के हथकंडे। मैनपुरी के विकास का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मैनपुरी का विकास नेताजी के देन, हर वर्ग के लोगों ने किया सपा को वोट। सफाई में शिवपाल यादव ने किया मतदान का। डिंपल यादव बड़े अंतर से जीत रही, नेताजी ने यहां कराया बहुत काम। सफाई में मतदान को लेकर बोले धर्मेंद्र यादव, सपा के लोगों को किया गया परेशान। डिंपल यादव की होगी ऐतिहासिक जीत। मैनपुरी मतदान को लेकर सफा लगाए बड़ा आरोप। एसडीएम और इंस्पेक्टर ने किया भाजपा में गुंडे बनकर काम। केहारी में कल्लू प्रधान के घर में घुसकर इंस्पेक्टर ने गाली गलौज की। एसडीएम ने की महिलाओं से भद्रता। खतौली में उपचुनाव को लेकर सपा ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, खतौली के सीओ राकेश कुमार सिंह ने किया भाजपा के एजेंट के रूप में काम। मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देकर उन्हें डांट कर वापस भगाया। मैनपुरी में सपा के आरोपों पर बोले भाजपा विधायक रामनेश अग्निहोत्री। सपा के ट्वीट और आरोप हार की बौखलाहट, बड़े अंतर से खेलने जा रहा कमल। रामपुर में मतदान के बाद बोले मुख्तार अब्बास नकवी, रामपुर, मैनपुरी और खतौली में खिलेगा कमल। जो ठेकेदार थे अब नहीं रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उपचुनाव में जनता के आशीर्वाद का किया दावा। कहा, लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट किया। तीनों सीटों पर खिलने जा रहा कमल। उपचुनाव में मतदान को लेकर बोले यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तीनों सीटें जीत रही भाजपा। मैनपुरी और रामपुर में हो रहा परिवर्तन। विधानसभा में सीएम योगी ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। कहा, भारत की राजनीति मुलायम सिंह का बड़ा योगदान, भारतीय राजनीति के संघर्षशील युग का अंत। मुलायम सिंह यादव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक साधारण परिवार से आकर समाज सेवा की नेताजी के परिजनों पर संवेदना। रामपुर में सपा विधायक अब्दुल आजम ने चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना पर कसा तंज। लखनऊ में मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। आकाश सदन में आज मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने नहीं दी श्रद्धांजलि। पत्नी को चुनाव जिताने में लगे रहे अखिलेश। खतौली में भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी ने किया मतदान। मतदान के बाद भाजपा की जीत का किया दावा। खतौली में आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया ने लगाया आरोप। कहा, प्रशासन ने खुद लड़ा चुनाव, भाजपा को जिताने के लिए लगाया जोर। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम रजा ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। कहा, प्रशासन ने मुस्लिमों को वोट डालने से रोका, हमारी नहीं हुई कहीं सुनवाई। लखनऊ समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। भाजपा सरकार पर लगाया नाकामी का आरोप। सिद्धार्थनगर में अज्ञात युवती की मौत का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने दोस्त के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में डॉग बाइटिंग का एक और मामला सामने आया। राह चलते व्यक्ति पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। अंबेडकर नगर में शादी समारोह कार्यक्रम के दौरान चली गोली लगने से एक युवक घायल। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। प्रयागराज में शराब के नशे में युवक और युवती ने किया जमकर हंगामा। हंगामे को देखकर मौके पर लोगों ने भीड़ जमा हो गई। नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। आगरा में घर में घुसकर चेन लूट से मचा हड़कंप। बाइक सवार बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। बाराबंकी में तेज रफ्तार टेम्पो डिवाइडर से टकरा। सड़क हादसे में 9 लोग घायल। शादी समारोह में लौट रहे थे टेम्पो सवार। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। डीसीएम ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। काशीपुर में स्कूली छात्र छात्राओं को कैंटर ने मारी टक्कर। हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। चमोली में बेकाबू बोलेरो खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। पीएम मोदी ने आज साबरमती में वोट डाला। पहले लोगों के बीच लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। बाद में सड़क पर चलते हुए स्याही का निशान दिखाया। पीएम मोदी के भाई सोमा भाई ने भी आज वोट डाला। भाई ने मोदी को थोड़ा आराम करने की सलाह दी।
पीएम मोदी ने माहिराबाद ने भी आज मतदान किया। गांधीनगर के रायसन पोलिंग बूथ पर मतदान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नारनापुरम में परिवार के साथ वोट डाला। बेटे और बीसीआई सचिव जय शाह भी मौजूद रहे। वोटिंग के बाद गृहमंत्री अमित शाह परिवार के साथ ही मंदिर दर्शन करने पहुंचे, पूजा अर्चना की। बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में डाला वोट। विरमगाम विधानसभा सीट से उम्मीदवार है हार्दिक पटेल। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने दूसरे चरण के चुनाव में किया मतदान। अहमदाबाद के शिलांज पोलिंग बूथ पर वोट डाला। कहा चुनाव में बीजेपी तोड़ देगी सारे पुराने रिकॉर्ड। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव में की वोटिंग। अखिलेश बोले, पुलिस हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दे रही। सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का किडनी का ऑपरेशन हुआ। लालू की छोटी बेटी रोहिणी ने किडनी पिता के लिए डोनेट की है। लालू की बेटी मीसा ने अस्पताल से तस्वीरें शेयर। उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर के 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा। इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 नवजात की मौत का गंभीर मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे उद्घाटन करेंगे। आज सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने निर्माण समीक्षा की। नागपुर से सिटी तक 520 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी ने डाला वोट। ईशुदान गढ़वी ने 103 से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद जताई। हिमाचल के बाद अब गुजरात में भी जनता का फैसला ईवीएम में बंद। गुजरात के नतीजे हिमाचल के साथ 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस विधायक कांति खराड़ी का आरोप। बीजेपी उम्मीदवार और उनके लोगों ने तलवार से किया हमला। कांग्रेस विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़। विधायक बोले, भागकर हमें जान बचाना पड़ा। टॉप 16 राउंड में इंग्लैंड ने सेनेगल को दी 3-0 से मात। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। अब अगले मैच में फ्रांस से होगा सामना। तीसरे प्री क्वार्टर फाइनल मैच में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस विश्व कप इतिहास में 9वीं बार क्वार्टर फाइनल पहुंचा है। ओलिवर जिरूड ने 44वें मिनट में फ्रांस का पहला गोल किया। किलियन एम्बाप्पे ने 74वें और 90वें मिनट में 2 गोल किए। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे ने अब तक मकर गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे। साउथ कोरिया के खिलाफ नॉकआउट मैच से पहले ब्राजील के लिए खुशखबरी। कप्तान और सुपरस्टार नेमार 2 मैचों के साथ आराम के बाद टीम के साथ ट्रेनिंग करते दिखे। आज वर्ल्ड कप में रात 8:30 बजे जापान का मुकाबला 2018 की रनर अप टीम क्रोएशिया से होगा। वहीं देर रात ब्राजील साउथ कोरिया क्वार्टर फाइनल की जगह के लिए लड़ेंगे। पहले वनडे में एक रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ 1 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने सिर्फ 41.2 ओवर में 186 रन पर ऑल आउट हुई। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 70 गेंद में 73 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश के 136 पर 9 विकेट आउट हो गए, लेकिन आखिरी विकेट के लिए मेहदी हसन और मुस्तफिजुर ने 51 रन की नाबाद साझेदारी की और बांग्लादेश को जीत दिलाई। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर और डेब्यू कर रहे तेज गेंदबाज कुलदीप सेन ने 2-2 विकेट लिए। एक्टर राणा दुगुबाती ने खराब सर्विस को लेकर इंडिगो एयरलाइंस पर जमकर निकाली अपनी भड़ास। ट्वीट कर लगाए लापरवाही का आरोप। सामान फ्लाइट से गायब हुआ। बॉलीवुड के फेमस प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन को पड़ा दिल का दौरा। कोकिला धीरूभाई अंबानी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया, हालत नाजुक। साउथ फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा। 20 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद स्टंटमैन की मौत। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर की फिल्म विदुथलई की शूटिंग के दौरान हुआ हादसा। सेक्स एजुकेशन पर फिल्म बना रहे अक्षय कुमार। साइंस फिक्शन को लेकर अगली वेब सीरीज से भी उठाया पर्दा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।